अनुसंधान में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत। एमए फाइनल के लिए एक स्पेशल पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने शुरू किया हुआ था और अब तक हमने ये जाना था कि अनुसंधान का हमारे लिए क्या उपयोग है, क्या महत्व है और एक अनुसंधान की जो मानसिकता है वो हम किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल लेक्चर मैंने आपका लिया था। आज मैं आपसे ये बात करूँगी कि अनुसंधान के जो विभिन्न मेथड्स हैं उसके अंतर्गत यदि हम उनको लें तो दो भागों में उनको हम विभक्त कर सकते हैं। जब हम किसी शोध की या अनुसंधान की शुरुआत करते हैं, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को आप निगमनात्मक पद्धति के रूप में जानते हैं और इंडक्टिव मेथड को आप आगमनात्मक पद्धति के रूप में जानते हैं। यदि हम इनका इतिहास देखें तो जब हम यूनानी राजनीतिक चिंतन को पढ़ते हैं तो प्लेटो की जो पद्धति रही है अध्ययन की वो डिडक्टिव रही है और निगमनात्मक पद्धति से उन्होंने अपनी बात कही है। और दूसरी तरफ अरस्तु की हम जब बात करते हैं तो वो आगमनात्मक पद्धति से अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पे अनुसंधान में ये दोनों पद्धतियाँ किस तरीके से कार्य करती हैं और क्या महत्व है इनका, कैसे हम इनसे आगे बढ़ते हैं अपने शोध में, इसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पे जब हम कोई भी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो मेथड्स हैं ये हैं क्या। जब हम किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले कर लें और फिर उसके आधार पर तथ्य इकट्ठे करें तो वो हमारी निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड कहलाता है। और दूसरी तरफ यदि हम पहले तथ्यों को इकट्ठा करें और फिर निष्कर्ष निकालें तो वो हमारी आगमनात्मक पद्धति या हमारा इंडक्टिव मेथड कहलाता है। अब ये दोनों ही मेथड जो है वो अनुसंधान में शोध में हमारे लिए उपयोगी होते हैं और जो हमारा टॉपिक होता है उसके बाद में हम जिस तरीके से जिस टॉपिक पर रिसर्च के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उससे तय होता है कि हम अपना शोध इंडक्टिव मेथड से करेंगे या डिडक्टिव मेथड से करेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत अनुसंधान में हमें किन्हीं चीज़ों को खोजना होता है। तो वो या तो हम पहले ये तय कर लें कि ये चीज़ें हैं, फिर उसके आधार पर हम आगे बढ़ें और यदि हमें वो मिलती हैं तो हम उसको यस करें, नहीं तो हम उसको नो करें। दूसरी तरफ यह है कि पहले हम किसी भी तरह की कोई कल्पना ना करें, हम अपने जो है उसको जिन विषय पर हम अपना अनुसंधान जारी रखें, अपना डाटा इकट्ठा करें और फिर उसके बाद में हम जो भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम पहुंच सकते हैं। तो अब ये दोनों तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें एक दो बातें जो विशेष खास ध्यान देने की है वो ये है कि जब हम रिसर्च में एक हमारी हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना, तो हाइपोथेसिस जो होती है इसके अंदर हम पहले किसी टॉपिक पर अपनी एक राय बना लेते हैं, आम राय बना लेते हैं और वो कहलाती है परिकल्पना। और उस परिकल्पना को हम प्रूव करने के लिए वो पूरा अनुसंधान करते हैं। तो उसके अंदर जो फिर उसके बाद में जो जिस तरीके से हम उसके लिए डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो हमारी परिकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी साबित हो सकती है। तो ये जो है यदि हम किसी तरीके का कोई जो रिसर्च है वो डिडक्टिव मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ हमें हाइपोथेसिस बनानी होगी, यानी निगमनात्मक पद्धति से यदि कोई हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक परिकल्पना जो है लेकर के चलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम इंडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं यानी पहले कुछ तथ्यों को इकट्ठा करके फिर निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो वहाँ हमें हाइपोथेसिस की जगह हमारे कुछ रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रश्न होंगे अनुसंधान के और उनको लेकर के फिर हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंतर्गत। तो यानी आपकी कोई भी जो हाइपोथेसिस है, कोई भी परिकल्पना लेकर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है इंडक्टिव मेथड की जगह आप डिडक्टिव मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने आगमनात्मक पद्धति को यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको कुछ प्रश्न तय करने होंगे, रिसर्च क्वेश्चंस तय करने होंगे। उसके बाद में फिर अपना जो अनुसंधान है, अपना जो रिसर्च है उसको आप
को आगे बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ये बात एक स्पष्ट हो जाती है कि सभी प्रकार के रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बनाए ही बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। किस प्रकार के रिसर्च में हमें ये बनानी है और किस प्रकार के अनुसंधान में इसकी आवश्यकता नहीं है, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अभी आप क्योंकि रिसर्च मैथडोलॉजी की प्रारंभिक के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये शब्द थोड़े से ज़्यादा कठिन हो सकते हैं कि परिकल्पना क्या है और ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, इनको भी वैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो वहाँ की जो शुरुआत है वो इसी मेथड से होती है। प्लेटो, अरस्तु, इनका जो चिंतन है, दोनों जो है वो अलग अलग मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटो ने पहले अपनी कल्पनाएं की और उसके आधार पर उनको सत्य साबित करने की कोशिश की तथ्यों के आधार पर, और फिर उसके बाद में अरस्तु यदि हम पढ़ते हैं तो अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। तो ये यदि इसका ये सामान्य अंतर आपको समझ में आ जाता है उन दोनों की पद्धतियों का और उनके मेथड का, तो आप आसानी से इन दोनों पद्धतियों के बारे में समझ सकते हैं और इन दोनों पद्धतियों की जो मूलभूत बातें हैं विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक सामान्य समझ आपके अंदर इससे पैदा हो सकती है। और एक बात मैंने आपको आज क्लियर कर दी है, वो ये है कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमको उसका एक क्रम होता है और एक क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। तो उस क्रम में सबसे पहले बात ये आती है कि जैसे हमने कोई विषय का चयन किया या कोई भी हमने टॉपिक लिया, तो उसके अंदर अब हमें उसमें क्या खोजना है, क्या चीज़ उसमें करनी है, तो उसके अंतर्गत कहाँ तो हमको परिकल्पना बनानी है और कहाँ हमें परिकल्पना की जगह जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। आने वाले जो हमारी बात होगी वो जब हम इसको प्रैक्टिकली किन्हीं टॉपिक्स पर इसको लागू करके देखेंगे, तब ये बातें आपके लिए और स्पष्ट हो जाएंगी कि ये हम किन चीज़ों की जो है किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आप इन दोनों पद्धतियों के बारे में जानकारी हासिल करें और किस किस तरीके की जो है दोनों निगमनात्मक और आगमनात्मक, इनको हम कैसे कहाँ यूज़ ले सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पर इनको हमें ये तय करना पड़ेगा कि यदि हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, ये चीज़ खोजना चाहते हैं, तो हमको इन दोनों में से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना होगा। तो ये आप एक एक्सरसाइज करें, ये एक आप कोशिश करें और इनके बारे में जो भी जानकारियाँ आपको मिलती हैं आप उनको देखें। आपके पास जो भी पुस्तकें हैं उनके माध्यम से इसको पढ़ करके अपना एक आगे की जो एक प्रक्रिया है उसको शुरू करें। इसके साथ ही जो आने वाले समय में हम कुछ रिसर्च मैथडोलॉजी के बेसिक्स को पढ़ेंगे, सिद्धांतों को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, किन्हीं टॉपिक्स को लेकर सिनॉप्सिस कैसे बनती है और फिर जो एक पूरी रिपोर्ट है या पूरी मतलब हम रिपोर्ट राइटिंग है, इस तरीके से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसका सैद्धांतिक पक्ष पढ़ना होगा, जिससे हमें अनुसंधान करने का तरीका आ सके और हम अपनी जो आगे की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है, जो होमवर्क दिया है, उसको आप कंटिन्यू करें और जो भी लेक्चर आपके लिए आते हैं उनको आप ध्यान से सुने, जिससे कि हम आगे के लिए जो अपने व्यावहारिक पक्ष है अनुसंधान का, उस तक हम पहुंच सके और आगे आप किन्हीं टॉपिक्स पर अनुसंधान करने के लिए या कुछ खोज करने के लिए अपनी मानसिकता को तैयार कर सकें।